प्रेसिडेंट को देख लेते हैं। प्रेसिडेंट के बारे में कुछ बेसिक बातें समझ लीजिए जो एग्जीक्यूटिव के पार्ट है। इंडिया में एक प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन इंडिया में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है, इंडिया में प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन इंडिया में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। इंडिया में हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ऑप्ट किया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो ब्रिटेन में है, वहाँ पर जो उनका नॉमिनल हेड होता है वो मोनार्क होता है। मोनार्क के इक्विवेलेंट हमने जो यहाँ पे पद बनाया, पोस्ट बनाई, उसे हमने प्रेसिडेंट ही नाम दे दिया, जबकि ये पोस्ट इन जनरल प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होती है या सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होती है। लेकिन हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है, लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होता है। ये नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन नेशन के रूल को रिप्रेजेंट नहीं करते। ये काम सरकार का है कि कौन से रूल्स किस तरीके से बनाए जाएंगे, गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, ये गवर्नमेंट मतलब स्टेट कैसे वर्क करेगा, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। इंडिया के पास पार्लियामेंट्री सिस्टम है। सुप्रीम कोर्ट ने लगातार इस बात को अपहेल्ड किया है कि प्रेसिडेंट की जो पोजीशन है और जो गवर्नर की पोजीशन है वो एक्चुअली में जो क्राउन की पोजीशन है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में, उसी के एक्विवेलेंट है। जैसे उनके यहाँ क्राउन है, वैसे ही हमारे यहाँ प्रेसिडेंट है। इट इज़ जस्ट टू इंश्योर कि जो पोस्ट है वो सेरेमोनियल है। इट इज़ जस्ट टू इंश्योर दैट पोस्ट इज सेरेमोनियल। एसेंस में जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, यहाँ पे जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर होती है उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं। प्रेसिडेंट का केवल नाम लगाया जाता है कि प्रेसिडेंट ने ये काम किया है। इंदिरा गांधी जी ने खुद इमरजेंसी लगा के बोला था कि प्रेसिडेंट साहब ने इमरजेंसी लगा दी है। आपने उनकी वो स्पीच सुनी होगी, कई सारी जगहों पर, अलग अलग जगहों पे आती रहती है। इमरजेंसी खुद लगाई थी। प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस पास किया है, सरकार पास करती है ऑर्डिनेंस। और एक ऑडियो है, उसमें बोलते हैं कि प्रेसिडेंट साहब ने इमरजेंसी लगाई है, इसमें भयभीत होने का कोई कारण नहीं है, ऐसा करके कुछ आता है ना उनका जगह जगह पे। तो किसने? प्रेसिडेंट साहब ने लगाई थी। वो तो बेचारे नहा रहे थे, लगाई तो इन्होंने थी, लेकिन नाम उनका लगा दिया। तो प्रेसिडेंट का नाम लगाया जाता है हर जगह। प्रेसिडेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको क्या दर्जा दिया है, क्या जगह दी है? कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी जो पोजीशन है उसे समझने के लिए कुछ आर्टिकल्स को देखना पड़ता है। आर्टिकल 53, आर्टिकल 74, आर्टिकल 77। इसको देखेंगे तो आपको प्रेसिडेंट की पोजीशन समझ में आएगी। यू विल अंडरस्टैंड द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 52 कहता है देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वर्ड ध्यान से पढ़िएगा, शैल, होगा ही होगा, चाहे जो हो जाए। इंडिया प्रेसिडेंट के बिना नहीं हो सकता। इंडिया कैन नॉट बी विदाउट प्रेसिडेंट। आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन टाल नहीं सकते, आपको करवाना पड़ेगा। देयर मे बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो प्रेसिडेंट हो भी सकता है, या देयर विल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसा कोई मामला नहीं है। देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहने को लगता है पहले तो मतलब आपको लगेगा कि ये फालतू की लाइन है, मतलब ना भी लिखते तो क्या हो गया, प्रोविजन बता देते तो अंडरस्टूड है ना कि प्रेसिडेंट होगा। नहीं भाई, इतना रिस्क नहीं लेना है। प्रेसिडेंट होगा, साफ साफ लिखा है, और होगा ही होगा, कोई कुछ कर नहीं सकता है इसमें। इस पोस्ट को आप खत्म नहीं कर सकते, ये रहेगी पोस्ट। फिर वाला सवाल जनरेट होता है ना, प्रेसिडेंट मर गया तो क्या होगा? प्रेसिडेंट मर गया तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बनेगा, वाइस प्रेसिडेंट मर गया तो फिर क्या होगा? तो सीजीआई प्रेसिडेंट बनेगा, सीजीआई मर गया तो क्या होगा? सीनियर मोस्ट जज मर गया तो क्या होगा? तो फिर अगला जवाब होता है तुम ही मर गए तो क्या होगा? तो कॉमन क्वेश्चन बनता है। तो इसमें एक्चुअली में अगर प्रैक्टिकल है कि मान लो सीजीआई भी मर गया, चलो इस बेवकूफ़ी वाले सवाल को अगर देखें भी कि सीजीआई भी मर गया तो क्या हो गया? अरे सीजीआई मरेंगे तो कोई तो सीजीआई बनेगा ना, वहाँ पे सीनियर मोस्ट जज सीजीआई बन जाता है। और अभी 34 जज हैं सीजीआई को मिला के ना, 33 और भी हैं, तो मतलब 34 जुडिशरी के लोग, एक प्रेसिडेंट, एक वाइस प्रेसिडेंट, 36 तो रेडीमेड प्रेसिडेंट हमारे इधर हैं। 36 रेडीमेड, एकदम ऑलरेडी प्रेसिडेंट एकदम रेडीमेड हमने तैयार रखे हुए हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और ये 36 खत्म होंगे ना, उसके पहले हम और रेडी कर लेंगे।
तो मतलब इंडिया विदाउट प्रेसिडेंट हो ही नहीं सकता, प्रेसिडेंट रहेगा ही रहेगा। सीजीआई बनेंगे, सीजीआई जाएंगे तो कोई और सीजीआई बनेगा, वो जाएंगे कोई और सीजीआई बनेगा, सीजीआई तो बनेगा ना, इधर से सीजीआई जाते रहेंगे, इधर से नया रिक्रूटमेंट होता रहेगा। तो कुल मिला के इंडिया में प्रेसिडेंट रहेंगे और 36 प्रेसिडेंट तो अभी रेडी हैं, 36 प्रेसिडेंट अभी प्रेजेंट में रेडी हैं। इंडिया बिना प्रेसिडेंट के नहीं रह सकता। देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये लाइन एकदम सिंपल है, उनकी पोजीशन को अपहेल्ड करती है। दूसरा मामला आर्टिकल 53 का ये है कि यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है और वो उसे एक्सरसाइज करेंगे या तो डायरेक्टली या अपने ऑफिसर्स के थ्रू जो उनके सबऑर्डिनेट हैं, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया गया है वो आगे दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया गया है वो आर्टिकल 74 में है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे जो प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करेंगे कि वो कैसे काम करेंगे, ठीक है। और उनकी जो एडवाइस होगी दैट विल बी शैल। शैल मतलब बाइंडिंग होगी, वो जो बोलेंगे वही करना पड़ेगा। शैल का मतलब यही होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में विल शैल का बड़ा खेल हुआ है, ठीक है। 42nd में आया था और 44th वाले में इन लोगों ने बहुत कुछ बदला, लेकिन ये वाला नहीं बदला। रिटर्न रिकंसिडरेशन के लिए भेजने का राइट दिया है, बाकी उसको हटाया नहीं, बोले ठीक है जो है सही है, बढ़िया किया है, ठीक है। आर्टिकल 77 ये बोलता है कि सारे जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस एग्जीक्यूट किए जाएंगे वो प्रेसिडेंट के नाम से किए जाएंगे, ठीक है, और इस तरीके से ऑथेंटिकेट किए जाएंगे जैसा कि प्रेसिडेंट बाय रूल प्रेस्क्राइब करते हों कि प्रेसिडेंट ने ये काम किया है, कैसे पता चलेगा। तो कई बार उनकी सील, उनका मुहर, उनका साइन या जो अपने वो साइंस डेलीगेट करते हैं चीफ सेक्रेटरी को, उनके थ्रू साइन हो जाते हैं। तो जो भी तरीका वो बताएंगे कैसे ऑथराइज होगा, प्रेसिडेंट का साइन होगा कि किसका साइन होगा, वो बता देंगे। तो ये जो आर्टिकल्स हैं ना, ये एक्चुअली में प्रेसिडेंट की इंडिया में क्या पोजीशन है ये बताते हैं, ठीक है। कई बार लोग सवाल करते हैं ना कि मेरी तुम्हारी जिंदगी में क्या वैल्यू है। ये सवाल अक्सर एक दूसरे से पूछा जाता है कई सारे संदर्भों में। तो जो वैल्यू है वो कई बार पता चलना चाहिए ना। तो प्रेसिडेंट की हमारे देश में क्या वैल्यू है, ये सवाल बनता है। तो प्रेसिडेंट की जो वैल्यू है वो इन 4 आर्टिकल से पता चलती है। बहुत वैल्यूबल है हमारा प्रेसिडेंट हमारे लिए। आर्टिकल से पता चल जाता है। और वो कैसे पता चलेगा? बताना पड़ेगा। प्रेसिडेंट का नाम लेके बताना पड़ेगा, लेकिन कंडीशन एक है वो भी यूपीएससी एस्पायरेंट होना चाहिए। ठीक है, देखिए नेचर एंड एक्चुअल पोजीशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रेसिडेंट। अब ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपने बता दिया, ये आपने बता दिया। अब ऐसे कोई पूछता है कि हमारी क्या पोजीशन है, तो आप अच्छी अच्छी बातें बता देते हो कि आप हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आपका एक गुप्त प्रेम प्रसंग भी चल रहा होता है। तो जो एक्चुअल पोजीशन है उसकी वो कहाँ रिवील हो पाती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम बता रहे हैं तो लग रहा है कि प्रेसिडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब आइए देखते हैं कि एक्चुअल पोजीशन क्या है, सच में इंपॉर्टेंट है या बस दिखावा किया जा रहा है कि इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, प्रेसिडेंट जो है ये केवल नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, मतलब कुछ ढंग की पोजीशन है नहीं। जो रियल एग्जीक्यूटिव हैं वो तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही हैं, जिनको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। बी आर अम्बेडकर जी ने इसे ही समअप किया था कि जो नेचर है प्रेसिडेंट का, जो इंस्टीट्यूशन है, उसे आप ऐसे समझ सकते हो कि वो हेड ऑफ द स्टेट है, लेकिन हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव नहीं है। एग्जीक्यूटिव का हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। वो नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन रूल ऑफ द नेशन को रिप्रेजेंट नहीं करते। रूल ऑफ द नेशन कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ठीक है। या कैसे रूल कौन करेगा देश में, तो ये डिसाइड करने का काम जो है वो गवर्नमेंट का है। वो नेशन का सिंबल है। तो ये अंबेडकर जी ने प्रेसिडेंट की पोजीशन को क्लियर किया है। ये लाइन बार बार आती है जब भी अंबेडकर जी का ओपिनियन लेना होता है प्रेसिडेंट की पोजीशन को लेकर, तो यही बातें दोहरा दी जाती हैं कि ये अंबेडकर जी के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट की पोजीशन है हमारे यहाँ, ठीक है। अंबेडकर जी को मेंशन कर सकते हो, अच्छे इंसान है, ठीक है। उनका जो प्लेस है एडमिनिस्ट्रेशन में वो सेरिमोनियल है। उन्हें कई बार एक सेरिमोनियल डिवाइस कह दिया जाता है या एक सील कह दिया जाता है, जिसका काम केवल मुहर लगाना। ये बुरा था, कुछ बेहतर होना चाहिए था। जिनके नाम से कंट्री के डिसीजंस जाने जाते हैं, शमशेर सिंह केस, राम जाविया कपूर, ये जो केस है प्रेसिडेंट को यहाँ पे बताया गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं। इस केस में ये इंश्योर किया गया। और जो एग्जीक्यूटिव है वो लोअर हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है।
प्रेसिडेंट के लिए नहीं। प्रीलिम्स के क्वेश्चन में यही स्टेटमेंट देके ट्रिक करते हैं, बहुत परेशान करते हैं बच्चों के स्टेटमेंट से। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट बोल देंगे। अब सबसे बड़ी कन्फ्यूजन क्या होती है कि बच्चे क्या सोचते हैं कि पार्लियामेंट में तो लोकसभा आती है। जो पढ़ा लिखा बच्चा है उसकी बात कर रहा हूँ, जो पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको लगता है तो सही है, और जो पढ़ा लिखा बच्चा है जिसको पता है कि नहीं, जिसने पढ़ा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उसको लगता है कि पार्लियामेंट के लिए बोल रहे हैं, तो पार्लियामेंट में तो लोकसभा आती है तो सही है ना। अरे पार्लियामेंट में तो राज्यसभा भी आती है ना, तो गलत है ना। हाँ, तो यूपीएससी का एक छोटा सा रूल है, अगर आपके स्टेटमेंट का एक हिस्सा भी गलत है तो पूरा स्टेटमेंट गलत है। अगर आपके स्टेटमेंट का एक पार्शियल हिस्सा सही है, इससे वो पूरा स्टेटमेंट सही नहीं माना जाएगा, तो 50-50% हो गया ना। तो वो लोकसभा सोच के सही लगाएगा, अरे राज्यसभा सोच के गलत है वो। और फिर कई बार बोलेंगे रिस्पॉन्सिबल टू प्रेसिडेंट, नहीं, लोकसभा सीधा सीधा लिखा है तो सही है, नहीं तो गलत है। चाहे प्रेसिडेंट लिख दें, चाहे पार्लियामेंट लिख दें, चाहे कुछ भी लिख दें, गलत है। लोकसभा लिखेंगे तो ही सही है। इकोनॉमिक्स थोड़ी है कि इनडायरेक्ट जोड़ोगे, इकोनॉमी में जोड़ते हैं ना इनडायरेक्टली, इससे ये होगा तो फिर इससे ये होगा तो इससे ये हो जाएगा तो ये सही है, वो इधर नहीं चलता। हाँ वहाँ भी, तो यहाँ पे तो सीधा सीधा हिसाब है, सीधा लिखा है तो सही है, नहीं तो गलत है। इतना इनडायरेक्ट पॉलिटी में नहीं चलता या पीएसआईआर में नहीं चलता ना। प्रेसिडेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव का एक डिग्निफाइड आर्म है, और पीएम जो है वो रियल सेंटर ऑफ पावर है। पीएम रियल सेंटर ऑफ पावर है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को एक फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड का दर्जा देता है। प्रेसिडेंट कैप्टन नहीं है स्टेट नाम के शिप का। कैप्टन कौन है? पीएम है, पीएम कैप्टन है। ये फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड हैं स्टेट के लिए। कोई और भी फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड है ना? कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसको बोलते हैं? ये तो बहुत कॉमन स्टेटमेंट है ना, निहायत ही कॉमन है। हाँ, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में पॉलिटी पढ़ी है ना, तो कहीं तो ये वर्ड सुना होगा, फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। इतने एक्साइटमेंट के साथ गलत कौन बोलता है? हाँ, सीजीआई नहीं, ऐसा ही मिलता जुलता कुछ है। नहीं, हाँ, कैग को फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड कहा जाता है। किसके लिए? कमेटी होती है ना पार्लियामेंट में कोई, जो कैग की रिपोर्ट खंगालती है। कौन खंगालता है? पीएससी ना। तो पीएससी के लिए कैग फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड है। इतनी एक्साइटमेंट के साथ गलत बोला है इन्होंने। इतना ही कॉन्फिडेंस। बस यही कॉन्फिडेंस चाहिए, और कुछ थोड़ी है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। नए साल में पहले दिन आपने कॉन्फिडेंस दिखाया है। ठीक है, तो फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड है। प्रेसिडेंट वैसे इनको नहीं बोलते हैं, ये जबरदस्ती वाली बात है, पीएसआईआर वाले बोल देते हैं। असली फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड कैग ही है। ठीक है, इनको तो बोल दिया सेरेमोनी थी। प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशनरी पावर। प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन कहाँ पे है? कहाँ पे उनकी अपनी मर्जी चलती है? वो पर्सन जिसके लिए सब कुछ नियम कानून लिख दिया है, ये करोगे ये नहीं करोगे, उसके पास भी कुछ डिस्क्रिशन है। प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट, इसमें जो प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशन है वो बहुत लिमिटेड है। लगा होगा कि ये बताएंगे कि यहां पे डिस्कशन है, होता है डिस्कशन, अगर किसी के पास मेजोरिटी ना हो तो। अगर किसी भी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है तो वो किसको सरकार बनाने के लिए बुलाएंगे, ये उनकी डिस्क्रिशनरी पावर होती है। लेकिन वैसे बहुत लिमिटेड पावर है। लेकिन जब एब्सोल्यूट पार्टी के, मतलब किसी भी पार्टी के पास एक एब्सोल्यूट मेजोरिटी आ जाए और उसके पास अपना एक एक्सेप्टेड लीडर हो, तो प्रेसिडेंट के पास कोई चॉइस नहीं होती। उनके पास एक फॉर्मेलिटी होती है कि जो पार्टी जीती है आप उसको बुलाओ और उसका प्रेसिडेंट जो है वो चुन लो। दूसरा, मिनिस्टर्स या कैबिनेट का डिसमिशल। लिखा जाता है कि मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट।
प्रेसिडेंट का प्लेजर काम नहीं करता इधर, गवर्नमेंट का प्लेजर काम करता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जो उनको एडवाइस करेंगे वही करेंगे, वो मनमार्जी नहीं चलेगी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे ही काम करते हैं, तो उनको हटाने का काम भी पीएम ही करते हैं। जो अनडिजायरेबल कलीग्स होते हैं उनको वो हटा देते हैं इनसे बुलवा के। अगला, लोकसभा का डिसोल्यूशन। लोकसभा डिसॉल्व करने का काम जो है, जैसे लोकसभा के डिसोल्यूशन का मतलब समझते हैं ना, टेन्योर खत्म नहीं हुआ उसके पहले ही लोकसभा डिसॉल्व कर देते हैं, और डिसॉल्व करने के बाद फिर से गवर्नमेंट इलेक्शन, मतलब फिर से इलेक्शन होगा, फिर से नई सरकार बनेगी। तो कई बार सरकार को बीच में, टर्म के बीच में ऐसा लग जाता है कि माहौल बढ़िया बना है, 4 साल बीत गए हैं, 4.5 साल बीत गए हैं, बढ़िया माहौल बना है, इलेक्शन करवा लेते हैं, जीत जाएंगे, 6 महीने 1 साल बाद भगवान जाने क्या होगा, तो वो लोग डिसॉल्व कर देते हैं लोकसभा और फिर से बोलते हैं कि इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन लोकसभा को डिसॉल्व करने का जो काम है वो प्रेसिडेंट करते हैं। प्रेसिडेंट ये काम प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे करते हैं। अगर गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी है और उन्होंने एडवाइस किया कि डिसॉल्व कर दो, तो इनको डिसॉल्व करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। एक ऐसा केस आता है जहाँ पर इनके पास राइट होता है कि जो डिसॉल्व करने की रिकमेंडेशन आई है वो उसको ना माने। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो गवर्नमेंट है उसके कुछ मेंबर्स डिफेक्ट करके चले गए हों और वो सरकार गिरने वाली हो, तो उनको लग रहा है हमारी सरकार तो जाने ही वाली, लोकसभा डिसॉल्व कर देते हैं, इलेक्शन फिर से हो जाएगा। तो अगर किसी ऐसी गवर्नमेंट ने रिकमेंडेशन दी है प्रेसिडेंट को लोकसभा डिसॉल्व करने की, जिसकी कॉन्फिडेंस या मेजोरिटी को लेकर प्रेसिडेंट को डाउट है, ही कैन डिनाई, वो मना कर सकते हैं डिसॉल्व करने से, और वो ये बोल सकते हैं कि अपना कॉन्फिडेंस प्रूव करिए पहले हाउस में, या नो कॉन्फिडेंस मोशन प्रपोज्ड है, या डिबेट चल रही है कि सरकार के कुछ लोग डिफेक्ट करके चले गए हैं, और ऐसे केस में अगर उन्होंने एडवाइस किया तो ये डिस्क्रिशनरी पावर है प्रेसिडेंट का कि वो इस एडवाइस को मानते हैं या नहीं मानते हैं। अगर गवर्नमेंट के पास कॉन्फिडेंस है तो एडवाइस मानी जाएगी, कॉन्फिडेंस नहीं है तो नहीं मानी जाएगी। यहाँ पे प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशनरी पावर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो डिस्क्रिशनरी पावर है उसका एनालिसिस कैसे किया गया है स्कॉलर्स के द्वारा। अंबेडकर जी बोलते हैं कि प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशनरी पावर बहुत ही लिमिटेड है। वही बात, वो हेड ऑफ द स्टेट हैं, एग्जीक्यूटिव नहीं है, नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, रूल को नहीं रिप्रेजेंट करते, इनका प्लेस एडमिनिस्ट्रेशन में सेरेमोनियल है, और ये एक डिवाइस या सील की तरह काम करते हैं। तो इनका तो उनका अंबेडकर जी का वही कहानी है। अल्लादी कृष्ण अय्यर ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। ये जो वर्ड प्रेसिडेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ किया है उसको मेंशन करते हैं, कहते हैं जो वर्ड है ये केवल एक फैब्रिक की तरह इस्तेमाल किया गया है जो लेजिस्लेचर के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इस काइंड ऑफ फैब्रिक जो चीज़ों को बाइंड करते हैं, और इनका कोई काम नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो प्रेसिडेंट टर्म है वो एक्चुअली में यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए है। जब हम कहते हैं ना कि प्रेसिडेंट ने ये काम किया, तो आप समझ लो कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने ये काम किया, प्रेसिडेंट का केवल नाम लगाया जाता है। हम कह तो देते हैं कि दिस टास्क हैज़ बीन डन बाय द प्रेसिडेंट, लेकिन एक्चुअली में ये काम करता कौन है? ये काम करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और ये बात इन्होंने एकदम साफ साफ बोल दी कि प्रेसिडेंट का मतलब ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। बाकी वो जो लास्ट वाला आर्गुमेंट मैंने आपको बताया था, ये शमशेर सिंह केस में अपहेल्ड किया है जुडिशरी ने कि प्रेसिडेंट के पास ये राइट है अपना डिस्क्रिशन यूज करने का। ही हैज राइट टू यूज हिज और हर डिस्क्रिशन। तो अल्लादी कृष्ण अय्यर का ये आर्गुमेंट है। अब प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। समटाइम्स देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट। दोनों पोस्ट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो कहाँ और कैसे होता है? अलग अलग स्कूल्स हैं जो अलग अलग आर्गुमेंट देते हैं। एक लीगलिस्ट स्कूल है जो लीगल बातें करता है। उनका ये कहना है कि सर्टेन सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस है उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पर देखिए, पहले जो मामला है ना वो लीगलिस्ट का नहीं आता, पहले रियलिस्ट का आता है। कॉन्फ्लिक्ट में पहले रियलिस्ट स्कूल क्या कहता है? रियलिस्ट स्कूल का ये कहना है कि प्रेसिडेंट फॉर्मल और कॉन्स्टिट्यूशनल फिगर के तौर पे काम करते हैं और उनको एड और एडवाइस जो भी मिलेगी उसके बेसिस पे काम करेंगे, इनके पास कोई अपनी फ्रीडम नहीं होती। तो ये तो रियलिस्ट स्कूल है कि भाई देखो रियलिटी यही है, समझो प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं है, जो बोला जाएगा वही करेंगे, दिस इज़ द रियलिटी। तो ये रियलिस्ट स्कूल वाले बोलते हैं। अब लीगलिस्ट स्कूल वाले हैं, लीगलिस्ट स्कूल वालों का ये कहना है कि ऐसा भी नहीं है, कुछ ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पर वो गवर्नमेंट की
एड एंड एडवाइस मानने से मना कर सकते हैं। जैसे वही मामला हमने देखा, वो रिजॉल्व करने को बोलेंगे, अगर उनके पास मेजॉरिटी नहीं है तो वो एडवाइस नहीं मानते हैं। सिमिलरली वीटो भी इसी बेसिस पे लगता है। कई बार जब वो पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करते हैं प्रेसिडेंट, तो पॉकेट वीटो का ग्राउंड यही होता है कि लोकसभा में बिल पास हो गया, राज्यसभा में बिल पास हो गया, ठीक है, प्रेसिडेंट के साइन करने से पहले लोकसभा में सरकार गिर गई। अब मन में डाउट आ जाता है ना कि जब बिल पास किया गया तो सरकार के पास मेजोरिटी थी या नहीं थी। हो सकता है प्रूव बाद में हुआ, मेजोरिटी पहले ही चली गई थी। मतलब एक ऐसी सरकार ने बिल पास किया है जिसके पास हो सकता है मेजोरिटी रही ही ना हो, ठीक है, उसने जैसे तैसे पास कर दिया, उसको उस समय लोगों ने वोट कर दिया, तो ये लेजिटिमेसी को क्वेश्चन करता है। चलो ठीक है, माना मेजोरिटी थी तो बिल पास हुआ, लेकिन अब नई सरकार आएगी, वो पता नहीं इस बिल को पास करना चाहती है कि नहीं, तो प्रेसिडेंट होल्ड कर देते हैं, नहीं देते असेंट, उनके डिस्कशन पे है। वो नई सरकार का वेट करेंगे, नई सरकार आएगी उससे पूछेंगे साइन करे कि ना करें, वो बोलेंगे कर दो तो कर देंगे, बोलेंगे मत करो तो नहीं करेंगे, बोल देंगे हम फिर से बिल प्रपोज करेंगे, नए चेंजेस करेंगे, तो फिर वो वेट कर लेंगे। तो जब प्रेसिडेंट के साइन करने से पहले गवर्नमेंट गिर जाती है तो वो साइन भी नहीं करते, तो पॉकेट वीटो भी वो अपनी डिस्कशन पे यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, कॉन्फ्लिक्ट में हमने रियलिस्ट स्कूल देख लिया और हमने लीगलिस्ट स्कूल भी देख लिया कि प्रेसिडेंट के पास थोड़ी बहुत अथॉरिटी तो होती है डिस्कशन यूज़ करने की, और इसीलिए वो पीस और ऑर्डर मेंटेन कर पाते हैं। गवर्नर का इस मामले में डिस्कशन बड़ा तगड़ा है। गवर्नर को जो लगता है कि वो उसका डिस्कशन है, वही उसका डिस्कशन है। बड़ी खतरनाक सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, व्हाट गवर्नमेंट सीम्स टू बी हिज और हर डिस्कशन इज देयर डिस्कशन, यही उनका डिस्कशन है। तो वो कुछ भी सोच लेते हैं उनका डिस्कशन। चलिए गवर्नर आएगा अभी। तो देखिए, डॉक्टर अंबेडकर जी ने प्रेसिडेंट की सिचुएशन को बिल्कुल क्लियर किया था कि हाँ वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पर बाउंड है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनिशियली ऐसा साफ साफ कभी नहीं लिखा गया था, बाद में हालांकि इस चीज़ को स्पेसिफाई कर दिया गया, बट इनिशियली ऐसा नहीं था। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक कन्वेंशन है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलेंगे वही प्रेसिडेंट करेंगे। हमारे यहाँ तो चलो प्रेसिडेंट तब भी इनडायरेक्टली चुन कर आते हैं, ब्रिटेन में तो मोनार्क होते हैं, वो चुन के आते नहीं हैं, तो फिर उनको लोगों की ये जो पॉपुलर विल है उसे काउंटर करने का राइट नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में माना जाता है कि वो पॉपुलर विल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो जो बोलेंगे वो मोनार्क को करना पड़ेगा, और वही सिस्टम हमारे यहाँ ऑप्ट किया गया है। लेकिन फिर भी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता है, और इस पावर इक्वेशन को चेंज करने की कोशिश भी की गई है। जैसे जो 24th अमेंडमेंट एक्ट आया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, वहाँ पे थोड़ी सी जो पावर थी उसको वीक किया गया प्रेसिडेंट के, और यहाँ पे ये कह दिया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होगा उस पर उन्हें कंपल्सरली अपनी एसेंट देनी ही होगी। इसके पहले ये मामला नहीं था, लेकिन अब उनके लिए कंपल्सरी बना दिया गया कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा रहा है, ही विल हैव टू गिव हिज और हर एसेंट, उन्हें अपनी एसेंट देनी ही पड़ेगी, ये उनके लिए बाइंडिंग बना दिया गया। तो ये तो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का मामला हो गया। अब देखिए, कुछ और भी जजमेंट्स रहे हैं जो कंट्रोवर्सी में रहे हैं, जिसने प्रेसिडेंट की पावर को वीकन किया है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में आया, जिसने कुछ और लिमिटेशंस इम्पोज करी, जहां पर यह बोला गया कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो इन थ्योरी रन कर रही थी, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पावर को बहुत ज़्यादा एसर्ट करना शुरू कर दिया। प्रेसिडेंट के लिए मैंडेटरी बना दिया गया कि वो एड एंड एडवाइस पर ही काम करेंगे। पहले ये मैंडेटरी प्रोविजन नहीं था, इसे मैंडेटरी प्रोविजन बना दिया गया कि वो एड एंड एडवाइस पर ही काम करेंगे। दूसरा, ये कह दिया गया कि अगर प्रेसिडेंट उस एड एंड एडवाइस को फॉलो नहीं करते हैं, दैट कैन बी अ ग्राउंड फॉर द इम्पीचमेंट, दैट कैन बी अ ग्राउंड फॉर द इम्पीचमेंट। अगर प्रेसिडेंट काम नहीं करते हैं गवर्नमेंट की एड एंड एडवाइस पर, तो वो इम्पीच किए जाएंगे। तो प्रेसिडेंट की पावर को वीकन किया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू भी। फिर 44th अमेंडमेंट एक्ट आया, इसमें कुछ चीजों ठीक है, आपने कहा कि ये जजमेंट कैसे मतलब उनकी पावर को वीकन करे, बट फिर ये जो एक्ट है कौन सा, मतलब आपने कहा ना कि ये जजमेंट कैसे उनकी पावर को वीकन करे, बट फिर ये जो एक्ट है मतलब तो गलती से कह दिया होगा ठीक है। देखो यहाँ पे ऊपर हेडिंग में बना दिया गया है जजमेंट्स, अब वो तो समझ में आ ही रहा है कि ये
कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए जा रहे हैं ना। हाँ, शैल वर्ड यूज़ कर दिया गया, बस बिल की जगह पे शैल वर्ड यूज़ कर दिया गया। हाँ, शैल का बहुत खेल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। मेजॉरिटी है, काउंसिल की मेजॉरिटी है ओबीसी, तो वो तो कोई बिल कुछ भी तो उसमें प्रेसिडेंट बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकता कि प्रेसिडेंट तो बिल्कुल डिनाई कर सकता है, प्रेसिडेंट के पास तो सारी मेजॉरिटी के बाद जाता है ना, रोक लेगा, साइन ही नहीं करेगा। फिर अगर वापस से वो बिल जाता है तो कंपल्सरी, ये अभी का मामला है, ये अब प्रेजेंट स्टेटस है, 44th अमेंडमेंट एक्ट के बाद का स्टेटस है ये, ठीक है। ये हेड्स यहाँ पे गलत हैं, ये पहले की स्लाइड्स के हेड्स यहाँ पे लगे हुए हैं और ये जो कंटेंट है वो एक्ट के बारे में है, ठीक है। तो इन हेड्स पर फोकस मत करना, इस पर फोकस करना। फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट आया, यहाँ पे थोड़ा सा उनकी पावर को रिस्टोर किया गया और उनको एक बार रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजने को अलाउ कर दिया गया कि वो चाहें तो एक बार रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं बिल को, और लेकिन अगर वो फिर से भेज देंगे उसको पास करके हाउस में से तो फिर उनको साइन करना ही पड़ेगा, दैट विल बी कंपलसरी फॉर देम, वो कंपलसरी होगा। जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है उनके अकॉर्डिंग जो 44th अमेंडमेंट था ये करेक्ट नहीं था, इसे रिस्टोर कर देना चाहिए था, मतलब उनकी आप एक जो कन्वेंशनल पोजीशन है उसको स्टैब्लिश कर सकते थे, लेकिन ये पॉलिटिकल कैलकुलेशंस के ऊपर बेस्ड था। उन्होंने एक उनको राइट दे दिया लेकिन जो कंपल्शन था उसे मेंटेन रखा गया कि आपको साइन तो करना पड़ेगा, मैक्सिमम आप एक बार रिटर्न कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि जब मान लीजिए फॉर एग्जांपल जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कांग्रेस से हैं, एग्जांपल के तौर पे देख रहे हैं, और जो प्रेसिडेंट हैं वो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग नहीं करते, तो जो नॉन कांग्रेस पार्टीज़ हैं जिनके प्रेसिडेंट हैं वो इस इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल अपने फेवर में कर लेते हैं। तो वो जो प्रोविज़न था एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेजने वाला, उसका भी मिसयूज़ किया जाता है डिले करने के लिए। प्रेसिडेंट आपके फेवर का है और गवर्नमेंट जो है वो अपोजिशन की है, तो आप प्रेसिडेंट को बोल देते हो अच्छा एक बार वापस कर दो, थोड़ा डिले कर दो, फिर देखा जाएगा, ठीक है। तो ये काम भी करवाया जाता है। तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड मूव था, एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेजने के लिए प्रेसिडेंट को अलाउ कर देना। 42nd और 44th अमेंडमेंट एक्ट जब आए, इन्होंने पॉकेट वीटो के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, पॉकेट वीटो को किसी ने नहीं छेड़ा, जबकि आपने इतने अमेंडमेंट्स किए हैं, आप चाहते तो पॉकेट वीटो में कोई टाइम लिमिट लगा सकते थे, पॉकेट वीटो खत्म हो जाता अगर आप टाइम लिमिट लगा देते तो कि आपको इतने दिनों में जो अमेंडमेंट है उसको क्लियर करना ही पड़ेगा। अमेरिका में प्रेसिडेंट के पास 10 दिन का समय होता है, कितना होता है अमेरिका में प्रेसिडेंट के पास? नहीं, 10 दिन का टाइम होता है, विद इन 10 डेज उनको अप्रूव करना पड़ता है अमेंडमेंट बिल। मैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कह रहा हूँ। अमेरिका में एक अमेंडमेंट जो है वो 202 सालों में पास हुआ था, उसको पास होने में 202 साल 7 महीने और 10 दिन का समय लगा था। उन्होंने पास कर दिया था, रेटिफाई ही नहीं किया था। चेक कर लीजिएगा, मुझे 10 दिन याद है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है वो उनको 10 दिनों में रिटर्न करना होता है। अगर उन्होंने 10 दिनों में रिटर्न नहीं किया तो वो ऑटोमेटिकली अप्रूव मान लिया जाता है। एक्चुअली में वहाँ इतने बवाल के बाद तो पास होता है, और जब इतने बवाल के बाद पास होगा तो फिर वो प्रेसिडेंट को रोकने के लिए दे देंगे, तो उनको राइट मिलता नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ देखो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो खैर वैसे भी मामला लगता नहीं है, उनके यहाँ तो 10 दिन का है भी, हमारे यहाँ तो वैसे भी साइन करना पड़ता है, इनको कंपलसरी है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो साइन करना पड़ता है। और ऑर्डिनरी बिल के केस में इनके पास पॉकेट वीटो है, तो पॉकेट वीटो को छोड़ दिया गया। पॉकेट वीटो को क्यों छोड़ दिया गया? क्योंकि पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया जा सकता है। नहीं, वो नहीं डाल सकते, ऑर्डिनरी बिल तो डाल सकते हैं ना,
ऑर्डिनरी बिल डाल सकते हैं, नहीं है, नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में तो करना पड़ेगा, कोई टाइम लिमिट नहीं है। मतलब अब देखिए ये बहुत लंबे समय तक ऐसा टाइम को स्पेसिफाई तो नहीं किया गया है, स्पेसिफिकली टाइम स्पेसिफाई नहीं किया गया है, बट ही कैन नॉट डिनाई, रिकंस्ट्रक्शन के लिए नहीं भेज सकते, होल्ड कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। तो इसलिए पॉकेट वीटो को रिस्टोर, मतलब पॉकेट वीटो के साथ इसीलिए छेड़छाड़ नहीं की गई है। पॉकेट वीटो का मिसयूज किया जा सकता है किसी भी पार्टी के द्वारा, हालांकि बहुत कम ही हुआ है। ऐसा भी नहीं होता है कि मतलब कई बार ऐसा होता है कि सेम ही पार्टी के मेंबर्स होते हैं तब भी पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर लिया जाता है। खैर उसके केसेस भी देखते हैं। तो हमने देखा, अच्छा ठीक है, अगला मामला आ गया प्रेसिडेंशियल एक्टिविज्म का। लेकिन कई बार सरकारें ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट ले लेती हैं ना प्रेसिडेंट के साथ, अगर आप पहले से ही कॉन्फ्लिक्ट ले लोगे तो फिर कैसे चलेगा। तो देखिए प्रेसिडेंशियल एक्टिविज्म का क्या मतलब है। प्रेसिडेंशियल एक्टिविज्म एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिशनरी मैनर में काम करना शुरू कर देते हैं और एक एक्टिव रोल प्ले करने लग जाते हैं, और कई बार ऐसा करते वक्त वो गवर्नमेंट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट भी चले जाते हैं। जब भी कोई प्रेसिडेंट ऐसा करता है, जब भी कोई प्रेसिडेंट ऐसा करता है तो उसे प्रेसिडेंशियल एक्टिविज्म कहा जाता है, ठीक है, उसे प्रेसिडेंशियल एक्टिविज्म कहा जाता है। प्रेसिडेंशियल एक्टिविज्म जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है, इसका मतलब यह है कि प्रेसिडेंट एंटर कर जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के डोमेन में, जो काम प्राइम मिनिस्टर को करना है वो प्रेसिडेंट करने लग जाते हैं। प्रेसिडेंशियल एक्टिविज्म में एक कॉन्सेप्ट आता है कोहैबिटेशन का। कोहैबिटेशन का कॉन्सेप्ट तब आता है जब प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर एक दूसरे के कंट्रेरी हों, अलग अलग पार्टी से बिलोंग करते हों और उनमें कोई कन्फ्रंटेशन हो। हाँ बता रहा हूँ, पिछली स्लाइड चाहिए। कोहैबिटेशन, कोहैबिटेशन अभी समझा रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पर कोहैबिटेशन ही है, तो उसकी डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ, ठीक। ये फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन एक सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। देखिए एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है जिसमें प्राइम मिनिस्टर होता ही नहीं है, प्रेसिडेंट के पास सारी पावर होती है। एक सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है जहां पर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों होते हैं, जैसे फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, श्रीलंका हो गया। यहाँ पर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों ही होते हैं और दोनों के पास अपनी पावर होती है। कोई एक डोमिनेट भी कर सकता है बट दोनों के पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स होती हैं। तो जो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशनल है वो एक सेमी प्रेसिडेंशियल टाइप का है, जहाँ पे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं, ना कि केवल नॉमिनल पावर्स, दोनों के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं। फ्रांस में जो प्रेसिडेंट की पोजीशन है वो बढ़िया या स्मूथ बनी रहती है जब दोनों एक ही पार्टी के हों। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों एक ही पार्टी के हैं तो सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब आने लग जाती है जब दोनों अलग अलग पार्टी के हों, और ऐसा स्टेट जहां पर प्रेसिडेंट अलग पार्टी का है और प्राइम मिनिस्टर अलग पार्टी का है, उनके बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होता है, इसे कोहैबिटेशन कहा जाता है। और ये जो सिचुएशन अराइज होती है ये सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ही अराइज होती है, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर अलग अलग पार्टी के हो सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज कोहैबिटेशन, मतलब आप दो पार्टी के लोग एक साथ हैबिटेट कर रहे हो, रह रहे हो। ये ओकेशंस पे इस प्रकार का जो सिस्टम होता है वो इंडिया में तब इमर्ज, देखिए इन जनरल इंडिया में ऐसा कोई सिस्टम इमर्ज होता नहीं है। इंडिया में अक्सर प्रेसिडेंट ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनली फ्रेम किए गए हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर अलग अलग पार्टी के होते हैं और फ्रिक्शन जनरेट हो जाता है। तो इंडिया में भी समटाइम्स कोहैबिटेशन की सिचुएशन जनरेट हो जाती है, और जब इंडिया में कोहैबिटेशन की सिचुएशन जनरेट होती है तो एक्चुअली में प्रेसिडेंशियल एक्टिविज्म की सिचुएशन होती है। दैट इज द सिचुएशन ऑफ प्रेसिडेंशियल एक्टिविज्म। इसका सिंपल सा मतलब यह है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर अलग अलग पार्टी के और काम करने में दिक्कत का आना, दैट इज कोहैबिटेशन। प्रेसिडेंशियल सेमी प्रेसिडेंशियल में ये कॉमन है। गवर्नर का एक्टिविज्म ऐसा कोई टर्म एग्जैक्ट नहीं है, हालांकि गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर बहुत वाइड है, तो वो कई बार अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से काम करते हैं, तो उनका जो एक्टिविज्म है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। सेम मामला है, वहाँ पे भी कोहैबिटेशन वाला मामला ही आता है कि गवर्नर एक डिफरेंट पार्टी की तरह बनाए गए हैं और स्टेट में गवर्नमेंट किसी और की है। तो कोहैबिटेशन के सिचुएशन में ही इस तरीके की प्रॉब्लम्स या फ्रिक्शंस देखने को मिलते हैं। प्रेसिडेंशियल एक्टिविज्म,
इस टॉपिक को और डिटेल करते हैं। जो प्रेसिडेंशियल एक्टिविज्म है ये डिजायरेबल नहीं होता, मतलब अच्छा नहीं माना जाता। प्रेसिडेंट का जो काम है वो करें, ज़्यादा एक्टिवेट होने की उनको कोई ज़रूरत नहीं है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तो कम से कम प्रेसिडेंशियल एक्टिविज्म नहीं चाहिए। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट करे जो उसको करना है, पार्लियामेंट्री में नहीं। यहाँ पर प्रेसिडेंशियल एक्टिविज्म को जुडिशियल एक्टिविज्म के साथ आप इक्वेट मत करिए कि अगर जुडिशियल एक्टिविज्म हो सकता है तो प्रेसिडेंशियल क्यों नहीं हो सकता। प्रेसिडेंशियल भी एक्टिविज्म होना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ये गलत है। जो प्रेसिडेंट हैं वो कोई इंस्टीट्यूशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई प्रेसिडेंट के लिए अकाउंटेबल नहीं है। जहां लिखा भी है ना कि वो प्रेसिडेंट के लिए अकाउंटेबल है, वो भी गवर्नमेंट के लिए अकाउंटेबल है। तो प्रेसिडेंट के लिए कोई अकाउंटेबल नहीं है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। लोगों के लिए लोग अकाउंटेबल हैं, लोग लोकसभा में बैठते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू। तो प्रेसिडेंट का अपने मनमानी तरीके से एक्ट करना डिजायरेबल नहीं है और यह अच्छा नहीं माना जाता। प्रेसिडेंशियल एक्टिविज्म में ऐसा भी हो सकता है कि प्रेसिडेंट लोगों के बारे में सोचे और लोगों के बारे में सोचकर वो कुछ बढ़िया डिसीजंस ले। लेकिन जब आप पास्ट की केस स्टडीज देखोगे प्रेसिडेंशियल एक्टिविज्म की, यू विल फाइंड आउट कि अक्सर ऐसा पार्टी कंसिडरेशन से होता है, ना कि डेमोक्रेटिक कंसिडरेशन से। प्रेसिडेंट अगर एक्टिविज्म दिखा रहा है तो कई बार वो पार्टी फ्रिक्शन की वजह से दिखा रहा होता है, लोगों की भलाई सोचकर वो एक्टिविज्म नहीं दिखा रहा होता है। इसलिए भी लगता है कि डिजायरेबल नहीं है, नहीं होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन जब भी वीक होती है, स्पेसिफिकली इन हंग पार्लियामेंट, जहां पर पार्लियामेंट के पास मेजोरिटी, मतलब गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी ना हो, इस समय जुडिशरी, प्रेसिडेंट सारे स्ट्रांग हो जाते हैं, सारे स्ट्रांग हो जाते हैं। कहते हैं ना, शेर जब बूढ़ा हो जाता है तो भेड़िए शिकार पे निकलते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर का इंस्टीट्यूशन जब वीक होता है तब सारे एक्टिव हो जाते हैं और सब अपनी पावर असर्ट करना शुरू कर देते हैं। प्रेसिडेंशियल एक्टिविज्म जो कोहैबिटेशन के सिचुएशन पे रहा, या फिर जिसने कोहैबिटेशन जैसी सिचुएशन क्रिएट की, नॉट नेसेसरली अलग अलग पार्टी से भी हूँ, तो प्रेसिडेंशियल एक्टिविज्म कब, कहाँ और कैसे रहा, इफ़ यू विश टू सी। तो पहला तो आपको प्रेसिडेंशियल, हाँ, अलग अलग पार्टी से और फ्रिक्शन, हाँ, सेम पार्टी में भी कई बार फ्रिक्शन वैसे हो जाता है। ये थर्ड पॉइंट, केस स्टडीज ये दिखाती हैं कि जब भी प्रेसिडेंट ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में काम किया तो वो लोगों की भलाई के लिए नहीं किया, बल्कि उसकी पार्टी ने कहा इसलिए किया। तो पार्टी को ध्यान में रख के सारी चीजें की जाती हैं, लोगों की भलाई के लिए नहीं किया जाता प्रेसिडेंशियल एक्टिविज्म। तो जो प्रेसिडेंशियल एक्टिविज्म है, इसके एग्जाम्पल्स अगर आप देखना चाहो तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने हिंदू कोड बिल को अपोज किया था, जबकि दोनों लोग एक ही पार्टी से थे। नेहरू जी का हिंदू कोड बिल आया था तो उन्होंने अपोज किया था। नेहरू जी सेक्युलर प्रिंसिपल्स को प्रीच करते थे और राजेंद्र प्रसाद जी का ये मानना था कि हर कम्युनिटी को उसके रिलीजियस स्फीयर में फ्रीडम होनी चाहिए, और हिंदू कोड बिल जो है वो हिंदू कम्युनिटी के रिलीजियस स्फीयर्स में एंट्री करेगा। तो उन्होंने इसको अपोज किया था। मतलब और ये एक्चुअली में देखिए, ये सरकार बनने के बाद की बात नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात है। ये जो बात हम कर रहे हैं ना, राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो उस टाइम की ये बात है जब उन्होंने हिंदू कोड बिल को अपोज किया था नेहरू जी के। अगला मामला आता है ज्ञानी जैल सिंह का। जब उन्होंने आया, उस समय कहाँ पास ही हुआ था, मतलब उस समय नहीं हुआ था, उस पर डिबेट चल रही थी, अपोज कर रहे थे। मतलब उसमें देखिए, हिंदू कोड बिल को जब अपोज किया गया था राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, तो ये मामला 1947 का है, आई होप। उस पर बातचीत चल रही थी, डिबेट डिस्कशन चल रहा था कि ऐसा लाना चाहिए या नहीं। हिंदू कोड बिल को बता देता हूँ आपको, दैट्स द पॉइंट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेजिस्लेटिव फंक्शंस भी परफॉर्म किया करती थी ना। नहीं, पैरेलली भी वो एक इंटरिम गवर्नमेंट भी तो थी। जैसे 47 में वो छोड़ के चले गए तो कौन रूल कर रहा है, सरकार कौन चला रहा है, वो लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह भी काम करती थी। एग्जैक्ट पॉइंट है, बिल्कुल सही बता रहे हो, ठीक है। कई सारे रूल्स बने थे, जैसे जब कहते हैं ना कि कोई कानून जो बना
वो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले जो भी कानून बने वो इनवैलिडेट हो जाएंगे इसके बनने के बाद। तो उसके पहले कई सारे लॉज बनाए गए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के इन्फोर्स होने के बाद जो कंट्रेरी थे उनको इनवैलिडेट कर दिया गया, जो सही थे वो चल रहे थे। ठीक है, देश तो चला ही नहीं 3 साल। फिर ज्ञानी जैल सिंह का मामला आता है, जब इन्होंने पोस्ट ऑफिस बिल को राजीव गांधी जी के पॉकेट वीटो में डाल दिया था। ज्ञानी जैल सिंह के और राजीव गांधी जी के रिलेशंस बहुत ज़्यादा खराब थे, बहुत ही ज़्यादा खराब थे, और इसके रीजंस आपको समझ में आ रहे होंगे। किसी को समझ में आ रहा है ज्ञानी जैल सिंह के और इंदिरा गांधी जी के? सर ये उनके कारण ही सर वो इंदिरा वाले जो पूरा इंसिडेंट शुरू हुआ था ना, अपोजिट तो खाली दल जो पंजाब में शुरू हुआ था, इनका ही सर जो बहुत सपोर्ट था सर वहाँ पे। सिख राइट्स हुए थे, आपको इनका अटायर देख के समझ में आ जाना चाहिए। सिख राइट्स हुए थे, इंदिरा गांधी जी का एसेसिनेशन हुआ था। इंदिरा गांधी जी के एसेसिनेशन के बाद जो वहाँ के कई सारे सिख ऑर्गेनाइजेशंस थे वो इनको बोल रहे थे कि आप रिज़ाइन करो, आप सिख हो, ऐसी गवर्नमेंट में क्यों हो जो सिखों को मरवा रही है, ये शांत रहे। इन्होंने एक शब्द नहीं बोला इन राइट्स के बारे में या इस पॉलिटिकल इशू से ज्ञानी जैल सिंह ने खुद को अलग किया। ठीक है, लेकिन इस बात को लेकर बहुत नाराज़गी थी राजीव गांधी जी में। जब इंदिरा गांधी जी की जो लास्ट सेरेमनी होती है, डेथ सेरेमनी जो होती है, उसमें ज्ञानी जैल सिंह को इनवाइट नहीं किया गया, ही वॉज नॉट इन्वाइटेड, वो नहीं गया। जबकि ऐसा नहीं होता कि प्राइम मिनिस्टर मरा है और प्रेसिडेंट एब्सेंट है, ऐसा नहीं होता, लेकिन इनको नहीं बुलाया गया। प्रेसिडेंट एक ऐसा समय था जैसे एक कन्वेंशन है, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट की फंक्शनिंग या गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के बारे में जानकारी देते हैं, जाके रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्टिंग का फंक्शन बहुत पुराना है। राजीव गांधी जी ने इनको रिपोर्ट करना बंद कर दिया, ही स्टॉप रिपोर्टिंग, वो इनको कुछ बताते ही नहीं थे गवर्नमेंट में क्या चल रहा है। पहले जो प्रेसिडेंट हाउस के ऑफिशियल्स होते थे, पीएमओ ऑफिस में उनकी फ्री एक्सेस होती थी, अभी भी है, मतलब वो आपस में आ जा सकते हैं, प्रेसिडेंट हाउस के ऑफिशियल पीएमओ में जा सकते हैं, पीएमओ वाले प्रेसिडेंट हाउस में जा सकते हैं। लेकिन देयर वाज अ टाइम जब प्रेसिडेंट हाउस के ऑफिशियल्स की एंट्री बैन कर दी गई पीएमओ में, उनको जाने ही नहीं दिया जाता था, इनसे कोई डिबेट डिस्कशन नहीं होता था, कोई बातचीत नहीं होती थी। कानून जो हैं वो ऑर्डिनेंसेस में बनाए जाते थे कई सारे। इनको फॉरेन विजिट्स पे नहीं भेजा जाता था, फॉरेन विजिट्स पे वो लोग वाइस प्रेसिडेंट को भेज देते थे। आज तक जितने भी प्रेसिडेंट्स हुए हैं, सबसे कम फॉरेन विजिट पर जाने वाले प्रेसिडेंट हैं ज्ञानी जैल सिंह। जस्ट बिकॉज सिख नहीं थे, कुछ और भी एफिलिएशंस थे, इनके ऊपर कई तरीके के ब्लेम्स लगाए थे गवर्नमेंट ने उस टाइम पे। हाँ, कि इनका सपोर्ट था, क्या बीच में कर सकते थे? इम्पीच करने की जरूरत नहीं थी, उसके और भी तरीके थे ह्यूमिलिएट करने के। तो मतलब ये तरीका चल रहा था कि वाइस प्रेसिडेंट को फॉरेन विजिट पे भेजा जाता था और ज्ञानी जैल सिंह को फॉरेन विजिट पे नहीं भेजा जाता था। ये सबसे कम फॉरेन विजिट करने वाले प्रेसिडेंट हैं, इनको नहीं भेजा जाता था। देयर वाज अ सिचुएशन कि जब जो हमारे आर्मी चीफ हैं वो ज्ञानी जैल सिंह को मिस्टर प्रेसिडेंट कह के एड्रेस करने लगे थे लेटर्स में, राष्ट्रपति महोदय। मिलिट्री चीफ कभी प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति महोदय नहीं बोलते, लेटर में कमांडर इन चीफ लिखा होता है, वो तीनों आर्मी के हेड होते हैं, कमांडर इन चीफ होते हैं। कभी भी कोई आर्मी ऑफिसर प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति साहब कह के एड्रेस नहीं कर सकता, उन्हें कमांडर इन चीफ कह के एड्रेस करते हैं, उनका डेजिग्नेशन डिफरेंट है। बट दैट वाज द टाइम जब ज्ञानी जैल सिंह को वो राष्ट्रपति साहब कह के एड्रेस किया करते थे, कमांडर इन चीफ कह के एड्रेस नहीं करते थे। सिचुएशन इतनी डिग्रेड हो गई थी। तो ये भी कम नहीं थे, ये भी बड़े मतलब तल्ख स्टेटमेंट दिया करते थे, कहते थे कि अंदर इटालियन चल रहा है, बाहर बटालियन चल रही है, कि पीएमओ में अंदर इटालियन चल रहा है, मतलब इटली के लोग हैं जो रूल कर रहे हैं, और बाहर जो है इन लोगों ने बटालियन लगा रखी है हमारी घेरेबंदी करने के लिए। तो ये भी कुछ कुछ बोलते रहते थे इरिटेट करने के लिए राजीव गांधी जी को। तो राजीव गांधी और इनके बीच के रिलेशन बहुत ख़राब थे, बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे। और उसके बाद जब पोस्ट ऑफिस बिल वो लेकर आए तो उसमें यही था कि हाँ, सारे जो भी टेलीग्राफ बिल वगैरह होंगे, जो टेलीग्राफ वगैरह होंगे, उनको गवर्नमेंट चेक करेगी, उनको ब्लॉक कर सकती है, उनको देख सकती है, जबकि ये प्राइवेट अफेयर माना जाता है कौन किसको क्या भेज रहा है। तो ये गवर्नमेंट को ऑथराइज कर रहा था, तो इन्होंने फिर मौके का फ़ायदा उठाया और दबा के रख लिया। इंदिरा गांधी मरी थी तो ये तो सर प्रेसिडेंट के डिस्क्रिप्शन पे था ना कि ये किसको हम पीएम एज अ पीएम चूज करेंगे, इन्होंने तो खुद ही पार्टी मेजॉरिटी में थी, इंदिरा गांधी जी की पार्टी, डिस्क्रिप्शन नहीं होता। पार्टी जब तक मेजोरिटी में नहीं होती तब तक ये डिस्कशन वाला मामला चलता है। अगर पार्टी मेजोरिटी में है तो कोई डिस्कशन नहीं है, जो पार्टी बोलेगी, जिसको बोलेगी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इनके रिलेशन बहुत ज़्यादा खराब थे उस टाइम पे, और उस टाइम पे इन्होंने पॉकेट वीटो इस्तेमाल किया था।
इसका रीजन बैकग्राउंड में बिल्कुल इतना है। इस प्रेसिडेंशियल एक्टिविज्म का कारण आपको समझ में आ रहा है। हालांकि बिल में इनका मोरल ग्राउंड भी बनता था, क्योंकि बिल जो था वो लोगों की लिबर्टी छीनने वाला था। तो इन्होंने ये भी दिखा दिया कि भाई हम लोगों के भलाई में ये काम कर रहे हैं, बट वही केस स्टडी बताती है कि लोगों की भलाई में नहीं किया जाता, इसके पॉलिटिकल डायमेंशंस होते हैं। इनकी बनती ही नहीं थी राजीव गांधी जी से, मतलब इतने खराब रिलेशन एक पीएम और एक प्रेसिडेंट के बीच में कभी नहीं रहे हैं जितना ज्ञानी जयाल सिंह और राजीव गांधी जी के बीच में था। बहुत खराब रिलेशन थे दोनों लोगों के। पर जब डेथ हुआ था इंदिरा गांधी का, तो ये चाहते थे कि वो जो बने राजीव गांधी जी, हाँ, राजीव गांधी उस समय ट्रैवल कर रहे हैं, वो उस समय नहीं थे इंडिया में, तो फिर इनका थोड़ा पुश था इंटरनल कि दूसरे को बनाया जाए, दूसरे को उन्होंने वेट किया था, फिर आने के बाद उसके बाद जैसे तैसे, मतलब बहुत पॉलिटिकल क्योस था एट दैट टाइम पे। राजीव गांधी स्टेटमेंट भी था ना, व्हेन विक्ट्रीज फॉल, क्या वो तो राइट्स के राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में था उनका। तो देखिए ये हो गया। के आर नारायणन, के आर नारायणन को हमेशा इंस्टीट्यूशनल ऑब्लिगेशंस को फॉलो करने वाले इंडिविजुअल के तौर पे देखा गया। इन्होंने इंडिया के रिपब्लिकनिज्म को स्ट्रांग बनाया और इन्हें हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के प्रोटेक्टर के तौर पे माना जाता है। मतलब इन्होंने कई बार मतलब लोगों को या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स को अपहेल्ड करने के लिए अपना एक्टिविज्म दिखाया। जब भी कहीं पर आर्टिकल 356 गलत तरीके से इंपोज करने के लिए कहा गया, इन्होंने इंपोज नहीं किया। इनको लगा कि सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं है आर्टिकल 356 इंपोज करने के, तो इन्होंने नहीं किया। इन्होंने कन्वेंशन के अगेंस्ट में जाके रिपब्लिक डे पर डीडी जो न्यूज़ आता था नेशनल, वहाँ पे इंटरव्यू भी दिया था। प्रेसिडेंट ऐसे इंटरव्यूज़ नहीं देते, बट इन्होंने दिया था। तो मतलब इनका जो एक्टिविज्म था वो कंपैरेटिवली पॉजिटिव था। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स को अपहेल्ड करने के लिए अपना एक्टिविज्म दिखाया। ठीक है, अब तो देते हैं, मतलब इनिशियली ऐसा नहीं था। इसके बाद नंबर आता है सबसे चहीते प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इन्हें पॉपुलिस्ट प्रेसिडेंट कहा जाता है। मतलब ये वो प्रेसिडेंट थे जिनको लोगों ने प्यार किया। प्रेसिडेंट को कहाँ कोई पूछता है, वो अपना काम कर रहे हैं कहीं, उनको कोई भाव नहीं देता है। प्रेसिडेंट को कम से कम कोई भाव नहीं देता। लेकिन ये एक ऐसे प्रेसिडेंट थे जिनको सभी लोग बहुत प्यार करते थे, और ये ऐसे प्रेसिडेंट थे जो लोगों के बीच में जाते रहते थे, अलग अलग ओकेशंस पे जाना, सेरेमनीज में जाना। तो ये लोगों के बीच में जाकर उनसे बातचीत करना, इसमें बड़े एक्टिव रहते थे। तो जो इनकी एक्टिवनेस थी, डेथ भी सेरेमनी में ही हुई थी, मतलब शिलोंग में ना। तो मतलब ये हमेशा जाते रहते थे। प्रेसिडेंट देखो इतना एक्टिव नहीं रहते, कहीं जाते वाते नहीं है, वो अपना काम करते हैं, ऑफिस में साइन वाइन करते रहते हैं। लेकिन ये बड़े एक्टिव रहते थे, ये सेरेमनीज में जाते थे, लोगों के बीच में जाते थे, लोगों से बात करते थे, मिलते थे, और यही कारण है कि लोग इनको पसंद भी करते थे, प्यार भी करते थे। इन्होंने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट बिल है, उसे रिकंसिडरेशन के लिए भेजा था। जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल आया था, इसका काफ़ी क्रिटिसिज्म कर रहे थे कई सारे कमेंटेटर्स। मीडिया हाउसेस में कुछ कमेंटेटर्स तो खुल के कह रहे थे कि अब्दुल कलाम को इसे पास नहीं करना चाहिए, विदहोल्ड कर देना चाहिए, साइन ही नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं कि उसका भी इम्पैक्ट था, क्योंकि बहुत बैड लाइट में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल को दिखाया गया था। तो इनको ऑब्लिगेशन फील होने लगा कि बीइंग प्रेसिडेंट मैं क्या कर रहा हूँ। तो इन्होंने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेजा था, और इसे इनका प्रेसिडेंशियल एक्टिविज्म माना जाता है। हालांकि दोबारा पास होकर आया था तो इन्होंने साइन कर दिया था। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के जो प्रोविजंस थे, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में कई सारे प्लेसेस पर एग्जम्पशंस दिए गए थे जहां पर कोई व्यक्ति ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अटेन कर सकता है। कुछ जगहों पर ब्लॉक किया गया था कि आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अटेन नहीं कर सकते। तो मेन जो ऑब्जेक्शन था वो कई सारे एग्जम्पशंस के ऊपर था कि इन जगहों पर क्यों एग्जम्पशंस दिए गए हैं। तो ये बैड लाइट में आ गया था पूरा जो बिल था। ठीक है, तो ये तो जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया। जुडिशियल एक्टिविज्म पे कंक्लूड कर लें इस टॉपिक को। हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं आर वेंकटरमन जी, इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट ने हमेशा से ही बहुत ही
कम अपने डिस्कशन का इस्तेमाल किया है। प्रेसिडेंट ने हमेशा से ही बहुत कम डिस्कशन का इस्तेमाल किया है। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट इमरजेंसी लैम्प की तरह होते हैं और प्राइम मिनिस्टर मीन स्विच की तरह होते हैं। जब मीन स्विच ऑफ हो जाता है तब काम लगता है इमरजेंसी लैम्प का। इसका मतलब यह है कि जब तक पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, प्रेसिडेंट कोई डिस्कशन यूज नहीं करेंगे। प्रेसिडेंट को उनकी एड एडवाइस पर ही काम करना होगा, ये इसका मतलब है। तो वेंकटरमन जी की एनालॉजी आप याद रख सकते हो कि प्रेसिडेंट इमरजेंसी लाइट हैं और प्राइम मिनिस्टर मीन स्विच। मेंशन कर देना कहीं मन करे तो। आसान भी है ना याद रखने में। हाँ, दूसरे कॉन्टेक्स्ट में भी। वेंकटरमन, हाँ, अब्दुल कलाम के पहले ही होंगे, उनकी बात का तो आप जानते ही हो। वेंकटरमन का टेनर बता देता हूँ। एटी 87 to 92 रहे थे। बड़ा वोलाटाइल पीरियड था इंडियन पॉलिटिक्स का वो। उसी समय पे वेंकटरमन जी थे 87 to 92 के बीच में। ठीक है, ठीक है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन अगला पार्ट है इस टॉपिक का, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे होता है बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम और सीक्रेट बैलेट से वोटिंग होती है। समझाने की जरूरत है क्या? किसी को इसमें कोई दिक्कत? इलेक्शन मैकेनिज्म क्या होता है प्रेसिडेंट का सबको पता है ना, तो आगे बढ़ सकते हैं ना। जो सिस्टम है इसमें ये इंश्योर किया जाता है कि जो भी व्यक्ति जीत रहा है उसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिले, और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिले इसीलिए ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का मॉडल ऑप्ट किया गया है। और वोट्स का ट्रांसफर कैसे होता है एक दिन हमने समझा भी था, तो वही मॉडल यहाँ पर ऑप्ट किया जाता है कि जो भी एक जो मिनिमम कोटा डिसाइड किया जाता है वो कोटा मिलना चाहिए, वो कोटा मिलना ज़रूरी है। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों ऑप्ट किया गया प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए? अब जब मोनार्क तो है नहीं है, भले ही आपने एनालॉजी ले ली है मोनार्क की, बट जब चुने जा रहे हैं तो डायरेक्टली भी चुने जा सकते थे। कुछ लोग कहते हैं कि चूंकि पैसा खर्चा तो होता है, उनको चूंकि डायरेक्टली चुनते नहीं हैं तो ये अनडेमोक्रेटिक है, प्रेसिडेंट की पोस्ट अनडेमोक्रेटिक है। हेड ऑफ द स्टेट मस्ट बी इलेक्टेड। अगर रिपब्लिकनिज्म का मतलब ये है तो इलेक्शन डायरेक्ट होना चाहिए। इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों ऑप्ट किया गया है, क्रिटिसाइज किया जाता है, कई सारे रीजंस हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम में हार्मनी बनी रहे इसके लिए ज़रूरी है। एक एपीजे अब्दुल कलाम तो झेले नहीं जाते थे लोगों से, जो लोगों के बीच में बड़े पॉपुलर थे। अगर प्रेसिडेंट चुन के आएगा तो लोग उसको पसंद करेंगे, और जिस इंसान को इतने लोग पसंद कर रहे होंगे वो खाली बैठ के साइन नहीं करेगा। फ्रिक्शन प्रेसिडेंट और पीएम के बीच में झगड़े बढ़ जाएंगे अगर प्रेसिडेंट भी चुनकर आएगा, क्योंकि तब वो अपनी पावर असर्ट करेगा। उसे पता है कि लोगों का उसके पास सपोर्ट है, और कॉन्स्टिट्यूशन में तो इतनी पावर दी गई है कि वो कमांडर इन चीफ है, 3 आर्मी है उसके पास, तो पावर की तो कमी है नहीं, पावर बहुत है, बस यूज़ करने के लिए उसको लेजिटिमेसी नहीं दी गई है। प्रेसिडेंट के पास क्या है? लेजिटिमेसी नहीं है यूज़ करने की। लेजिटिमेसी का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है, लोगों की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। तो पावर की कहीं कोई कमी नहीं है। 3 आर्मी है, जो बोलेगा वो लोग करेंगे। 3 आर्मी बुला लेगा, कौन क्या कर लेगा, लेकिन लेजिटिमेसी नहीं है ना, वो ऐसा नहीं कर सकता। और क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों ने डायरेक्टली चुना नहीं है, इसलिए फ्रिक्शन नहीं होता, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, इसीलिए हमने इनडायरेक्ट इलेक्शन चुना। दूसरा, महंगा है, वही जो बता रहे थे, पैसा खर्चा हो जाएगा खूब सारा। एक नॉमिनल पोस्ट, प्रेसिडेंट जैसी पोस्ट के लिए इतना सारा पैसा खर्चा करना सही नहीं है ना। क्यों इतना पैसा खर्च करेंगे?
एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड फंक्शंस देख लेते हैं प्रेसिडेंट की पावर्स एंड फंक्शंस। जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होंगे वो प्रेसिडेंट के नाम से लिए जाएंगे। सारा काम प्रेसिडेंट के नाम से होता है। ये ऐसे है कि काम कोई और कर रहा हो, नाम आपका लगा दे, तो प्रेसिडेंट का नाम लगा दिया जाता है। ये इस बात को इंश्योर करते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट अच्छे से काम करती रहे। कई सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के थ्रू होते हैं, लाइक अटॉर्नी जनरल, कैग, यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, गवर्नर, ये सब प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। वो किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया डिसाइड कर सकते हैं और उसके रिस्पेक्ट में इनके पास बहुत सारी पावर्स भी होती हैं। ये तो हो गई इनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स। हो गया एक सेकेंड, वो एक सुना है ना कि कोई फ़ोन करता है एयरपोर्ट पे कि दिल्ली से पंजाब की फ़्लाइट कितना टाइम लगेगा। वो कहती है 2 सेकंड सर। तो कहता है ठीक है, हाँ जी बहुत बढ़िया, चंगा 2 सेकंड में पहुंच जाएंगे दिल्ली से पंजाब। लेजिस्लेटिव पावर्स, पार्लियामेंट को सम्मन करना, उसे प्रोरोक करना, यानी कि शुरू करना, खत्म करना, दोनों काम प्रेसिडेंट का है। तो ये उनकी लेजिस्लेटिव पावर हुई। ये किसी भी बिल को एसेंट देते हैं, फाइनल एसेंट प्रेसिडेंट की ही होती है। इनके पास ऑर्डिनेंस इशू करने का राइट है आर्टिकल 123 के एम्बिट में। ऑर्डिनेंस इक्विवेलेंट टू लेजिस्लेशन होता है। ऑर्डिनेंस कब पास किया जाता है? जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो। कोई भी हाउस सेशन में ना हो। अच्छा, कोई भी एक हाउस सेशन में ना हो। अच्छा, दोनों ने मतलब एक है तो कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्यों एक है तो क्यों कर सकते हैं? क्योंकि सर जो लेजिस्लेट मतलब जो भी बिल होगा सर वो सर दोनों हाउस से पास होके ही जो वो बनेगा। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर पार्लियामेंट कानून नहीं बना सकती तो ऑर्डिनेंस आएगा, और अगर एक हाउस भी सेशन में नहीं है तो पार्लियामेंट कानून नहीं बना पाएगी तो ऑर्डिनेंस आएगा। यूनियन टेरिटरी के रेफरेंस में जो रेगुलेशंस वगैरह हैं वो सारे यही करते हैं। उनकी प्रोग्रेस, गुड गवर्नेंस यूटी में बना रहे, ये जिम्मेदारी प्रेसिडेंट की है। प्रेसिडेंट ही अपनी ओर से लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट करके जो गवर्नेंस है वो यूटीज़ का चलाते हैं। तो ये तो इनके लेजिस्लेटिव फंक्शंस हैं। फाइनेंशियल पावर्स, मनी बिल जब भी आता है इनसे पूछ के आता है, फिर ये रिकंसिडरेशन के लिए वापस नहीं भेज सकते, मना कर सकते हैं। मनी बिल को ये साइन करने से मना कर सकते हैं, करते नहीं हैं इन जनरल, बट अथवा प्रायर परमिशन से आया, पहले पूछ के किया है तो फिर क्यों मना कर रहे हो। यूनियन बजट पार्लियामेंट में यही ले डाउन करते हैं। जुडिशियल पावर्स की बात करते हैं तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट आर्टिकल 217 के एम्बिट में ये करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से किसी क्रूशियल इशू पे एडवाइस ले सकते हैं आर्टिकल 143 के एम्बिट में, और इनके पास आर्टिकल 72 के एम्बिट में पार्डनिंग पावर होती है। एडवाइस क्यों बाइंडिंग होगा? कुछ डिप्लोमेटिक पावर्स भी होती हैं इनके पास, चेंज कर सकते हैं। कर दे चेंज। अरे इसमें क्या बुरा मानने वाली बात है? नए साल में सीखो नहीं बोलना। देखो कैसे नहीं बोला उसने एकदम। अगर कोई आपसे पूछ रहा है कुछ तो आपके पास हाँ और नहीं दोनों बोलने का राइट है, तो वो हाँ और नहीं वो दोनों बोल सकते हैं, तो वो नहीं बोल रहे हैं तो ठीक है, मस्ट बी रिस्पेक्टेड। डिप्लोमेटिक पावर्स, इंटरनेशनल ट्रीटीज, कोई वीडियो डाला था ना मैंने, यहाँ पे भी क्लास में बोला आपने बोला था कि दूसरे को भी मौका देना चाहिए नो बोलने का। हाँ कि आपको मौका मिले। हाँ एग्जांपल दिया था कि तो मुझे भी मौका मिलेगा फिर। बोलोगे ना सर छुट्टी दे दीजिए, नो। म्यूचुअल होना चाहिए ना, नो। लेकिन नहीं, नए साल में कम से कम इतना तो हम लोग करते हैं कि सभी को नहीं बोलने का मौका दिया जाए।
सभी लोगों को आज़ादी मिले, सभी लोग सांस ले सकें। डिप्लोमेटिक पावर्स, इंटरनेशनल ट्रीटीज जो होती हैं और जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो उन्हीं के नाम से साइन किए जाते हैं और वो इंडिया को इंटरनेशनल फोरम में रिप्रेजेंट करते हैं प्रेसिडेंट। मिलिट्री पावर्स होती है, सुप्रीम कमांडर होते हैं डिफेंस फोर्सेस के, ये वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं, पीस ट्रीटी कर सकते हैं। हालांकि जो कुछ भी करेंगे पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए, मर्जी नहीं चलेगी वॉर या पीस के लिए। प्रेसिडेंट के पास कुछ इमरजेंसी पावर्स भी होती हैं। पार्लियामेंट मतलब सब। इमरजेंसी पावर्स, कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर मिल जाती है इनको इमरजेंसी के केस में। आर्टिकल 352 के एम्बिट में ये नेशनल इमरजेंसी इंपोज कर सकते हैं जब इंडिया की सिक्योरिटी को कोई ग्रेव थ्रेट हो। 3 ग्राउंड्स हैं, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन में क्या अंतर होता है? वॉर अंदर होता है, नहीं, ये दोनों सर बाहर होंगे। मैं दोनों का तो अंतर पूछ रहा हूँ। एक्सटर्नल एग्रेशन में सर जैसे सर मतलब छोटा-मोटा जैसे नॉन स्टेट एक्टर्स, छोटा-मोटा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इस केस में भी सर वॉर तो डिक्लेयर करता है स्टेट। वॉर तो मतलब वॉर तो एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन होता है, मतलब वॉर Exactly. पाकिस्तान लड़ रहा है, ठीक है। हाँ, और वॉर में एक एलिमेंट होता है, क्या लिखा हुआ है तो क्या होना चाहिए? एक्सटर्नल नहीं होना चाहिए, एक्सटर्नल होना चाहिए। नहीं, आर्म्ड रिबेलियन, इंटरनल डिस्टर्बेंस था पहले था ना, इंटरनल डिस्टर्बेंस। हाँ, तो जो इंटरनल डिस्टर्बेंस था उसको क्रॉस करके आर्म्ड रिबेलियन ऐड किया गया। ठीक है, तो वॉर डिक्लेयर किया जाता है। जैसे 2 तारीख को जापान क्या कहते हैं, जर्मनी ने इस देश के ऊपर अटैक किया, 3 तारीख को वॉर डिक्लेयर किया ब्रिटेन ने जर्मनी के ऊपर। ऐसे वॉर डिक्लेयर किए जाते हैं कि अब हम आपसे युद्ध करेंगे, इस दिन के बाद हमने आपके ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया, तो वॉर डिक्लेरेशन होती है। जब कई बार स्टेट एक्टर्स भी वॉर डिक्लेयर नहीं करते तो वो उसको एग्रेशन बोल देते हैं, या कई बार उसको ऑपरेशन बोल देते हैं। जैसे रशिया क्या कर रहा है, स्पेशल ऑपरेशन चला रहा है, रशिया जो है वो स्पेशल ऑपरेशन चला रहा है, हाँ वॉर नहीं चल रहा है। तो कई बार वो उसको वॉर का नाम नहीं देना चाहते तो वो वॉर डिक्लेयर नहीं करते, तो इस तरीके को आप एग्रेशन बोलोगे, एक्सटर्नल एग्रेशन। वॉर हमेशा स्टेट एक्टर लड़ता है, नॉन स्टेट एक्टर भी वैसे वॉर लड़ सकते हैं। जैसे ISIS कई सारे स्टेट्स के केस में वॉर लड़ रहा था, वो डिक्लेयर कर देते हैं, इतने पावरफुल हो जाते हैं। लेकिन कई बार जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं वो वॉर डिक्लेयर करने की कैपेसिटी में नहीं होते, तो वो लोग ऐसे ही झगड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में अभी तक कोई पीस ट्रीटी साइन नहीं हुई है, तो वर्चुअली दे आर इन फेज ऑफ वॉर, अभी उनका वॉर चल ही रहा है। सीज फायर, रशिया जापान के बीच में सीज फायर ही चल रहा है, सो दे आर जस्ट ऑन द फेज ऑफ सीज फायर। अभी 50-50 साल का सीज फायर गलत बात है ना। ये बोलता है कि अगर तुमने हमारे ऊपर बम गिराया तो हम सबसे पहले साउथ कोरिया को हटा देंगे और उसके बाद हम जापान को खत्म कर देंगे, तुम्हारे ऊपर डालो तो बम। ये तो वो ऐसे सर गेमलेट करता रहता था, ब्लैकमेल करता है। हम कुछ नहीं करेंगे, 2 पे बम गिराएंगे। तालिबान ने किसी के अगेंस्ट में वॉर डिक्लेयर नहीं किया था, वो तो काइंड ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व थे, सिविल वॉर कहेंगे आप उसे। ये अफगानिस्तान का सिविल वॉर था। प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 356, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं उनको स्टेट में फॉलो ना किया जा रहा हो, इट विल बी कंसीडर्ड कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है। ठीक है, जो सर प्रेसिडेंट रूल तभी कहेंगे सिर्फ एक ही कंडीशन में जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई, नहीं जब लगाया जाएगा तब। मतलब वही। हाँ, और और अगर 352 होता है तो ये नेशनल इमरजेंसी कहेंगे, नेशनल ना कि प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल नहीं कहेंगे। स्टेट इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल दोनों एक ही है। स्टेट इमरजेंसी कहा जाता है, प्रेसिडेंट रूल कहा जाता है, वो आर्टिकल 356 के एम्बिट में आएंगे जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर होगा। और नेशनल इमरजेंसी केवल वो 3 ग्राउंड जो मैंने बताए, उन्हीं 3 ग्राउंड्स पर नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस,
कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं स्टेट में, मनमाने तरीके से काम चल रहा है, तो मान लिया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है। जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी को फिरोजपुर में उन्होंने रोक दिया था, तो वो कह रहे थे कि प्रेसिडेंट रूल लगाएंगे अपने जान में, मतलब नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेल्योर नहीं है। मीडिया वाले भी हारे, मीडिया वाले कुछ भी दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं है, हाँ, मतलब लगा सकते हैं लगा तो वो बिना फेल हुए भी सकते हैं, और उन्होंने लगाए भी हैं, उनको साबित तो करना है ना। पूरे स्टेट में इतने इंस्टीट्यूशंस हैं जो काम कर रहे हैं, अगर आपको फेल्योर साबित करना है तो आप कर लोगे। तो वो जो केस डीसी वाला वमन और कौन सा केस था जिसमें ये बोला गया था कि मतलब बिना मतलब का नहीं लगा सकते हैं? मतलब ये इंश्योर किया गया है कई सारे केसेस। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कई सारे इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किए हुए हैं, अगर वो इंस्टीट्यूशंस अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसका फेल्योर मान लेंगे। ठीक। वेस्ट बंगाल में गवर्नर थे ना जगदीप धनखड़, ऊपर अटैक होते थे तो बोलते थे लोग कि हाँ, कि गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट कर सकते, अगर आप उसको सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हो तो आपकी मशीनरी फेल हो गई है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट ही सिक्योर नहीं कर पा रहे हो तो। रेलवे को लोग बैठ जाते थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है रेलवे को तो स्टेट को बताना। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये फेल्योर मान लिए जाएंगे। और एक छोटी सी बात है, आर्टिकल 356 को इम्पोज करने का एक ग्राउंड है आर्टिकल 365। पता है क्या है उसमें आर्टिकल 365 में? आर्टिकल 356 को इम्प्लीमेंट करने का एक ग्राउंड है आर्टिकल 365। आर्टिकल 365 में क्या है? सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे। नहीं, ऐसा है कि जो सेंटर आर्टिकल 365 कैन बी ग्राउंड फॉर आर्टिकल 356। सेंटर के जो आर्गुमेंट उसको फॉलो ना करे स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्शन अगर स्टेट फॉलो ना करे तो, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है ये करो और स्टेट बोले हम नहीं करेंगे, स्टेट इमरजेंसी लगेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है ये स्कीम बना रहे हैं इंप्लीमेंट कर दो, वो बोले हम नहीं करेंगे इंप्लीमेंट, बोले कोई बात नहीं हम इमरजेंसी लगा देंगे इंप्लीमेंट कर लेंगे। तो आर्टिकल 365 कैन बी ग्राउंड फॉर आर्टिकल 356। कई बार होता है, मतलब कितनी बार ये बहाने दिए गए हैं। एग्जाम्पल देखना पड़ेगा, स्पेसिफिक एग्जाम्पल देखना पड़ेगा, बट एक नहीं कई एग्जाम्पल मिलेंगे आपको। स्टेट इमरजेंसी बहुत बार लगाई गई है और हर बार जेएनके में ये रीजन तो नहीं बताते हैं, बट ऐसा जो अपोजिशन पार्टीज होती हैं वो कई बार ऐसा करती भी हैं, सेंटर का डायरेक्शन फॉलो नहीं करती, तो ये आर्गुमेंट देके लगा दिया जाता है। बहुत सारे केसेस हैं स्टेट इमरजेंसी के। स्टेट इमरजेंसी इसलिए कर जाती थी कि जैसे जनता पार्टी आई उन्होंने सारे मतलब इंटेंशनली लगाया जाता था पॉलिटिकल कॉज की वजह से, इसलिए हटा देते हैं, इनको सेंटर से हट देंगे, जैसे स्टेट से हटा सब स्टेट से हटा दिए जाएंगे। वो सावधान रहती हैं, मतलब पहली बात तो वो इतना इरिटेंट नहीं क्रिएट करती कि स्टेट इमरजेंसी लगाई जाए। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट बेवकूफ़ नहीं होती। कोई भी स्टेट जहाँ पर उनका सीएम बहुत पॉपुलर है, अगर आप उसको हटाओगे ना तो स्टेट के लोग अगेंस्ट में आ जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे, क्या करोगे आप, कैसे संभालोगे? बहुत बड़ा स्टेट है वेस्ट बंगाल, और ममता बनर्जी जी को लोग पसंद करते हैं, वोट करते हैं ना उनके लिए। आप उनको हटा के देखो, लोग प्रोटेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं मतलब पसंद करते हैं और भी कुछ टीएमसी वाले ज़्यादा मतलब अगर खुल के बोले तो गुंडागर्दी एक्टिव भी रहते हैं। और कुछ तो देखिए, मतलब गुंडागर्दी से कितने वोट्स आप ले लोगे? वहाँ का आप इनर जाओगे तो उनके लोगों के लिए कुछ ना कुछ करती है, वेस्ट बंगाल के लिए करती है, तो लोग पसंद करने वाले भी हैं ना। एक लॉयलिस्ट ग्रुप तो है ना वहाँ पे उनका, वो प्रोटेस्ट करेगा कि नहीं करेगा? जो वीक रूलर होता है आप उसको हटा सकते हो, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग सीएम है ना आप उसको नहीं हटा पाओगे। जैसे योगी जी को मोदी नहीं हटा सकते, पॉपुलर है काफी। कुछ भी कर ले, गुजरात के सीएम को हटा सकते हैं मिनट पर। पॉपुलर लीडर जो है, पॉपुलर लीडर। सर इसका क्रिटिसिज्म मामला आप लोग थ्योरी पढ़े हुए हो, लेजिटिमेसी का मामला आ जाएगा। आप लोगों ने तो पढ़ा हुआ है ना, लेजिटिमेसी का इशू आ जाएगा। सर इसका क्रिटिसिज्म आएगा आगे प्रेसिडेंट रूल वाले, प्रेसिडेंट रूल का गवर्नर में देखेंगे, अगर देखना एक जो था ना सर मेरे को याद नहीं आ रहा, वमन राव देख लेंगे, उसको भी देख लेंगे, उसको भी देख लेंगे। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी नहीं है, एक बार लगा दे तो पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, तो इसमें कुछ बताने जैसा है नहीं फाइनेंशियल इमरजेंसी में। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर प्रेसिडेंट की, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आर्टिकल 1, 2, 3, ये आर्टिकल सबसे पहले याद हो जाता है बच्चों को। ऑर्डिनेंस 1, 2, 3 और गवर्नर का 2, 1, 3, इनका 1, 2, 3, उनका 2, 1, 3। तो ये ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं
और गवर्नर 213 गैम्बिट में पास कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डिनेंस वगैरह तो आप लोग जान ही रहे हो। ऑर्डिनेंसेस को बार बार री प्रोमलगेट करना, ऑर्डिनेंस की जगह पे लॉ आना चाहिए, लेकिन ऑर्डिनेंस की जगह पे ऑर्डिनेंस ही आ जाता है। एक ऑर्डिनेंस कितने टाइम तक एप्लीकेबल होता है? 6 महीने। और हाउस सेशन में आने के बाद 6 वीक्स, 1.5 मंथ। तो 6 मंथ 6 वीक्स, ये अप टू इसका टाइम पीरियड हो सकता है मैक्सिमम। लेकिन वो उसको कानून के लिए मतलब बिल में फ्रेम ही नहीं करेंगे और सेशन के बाद फिर से ऑर्डिनेंस ला देंगे, ऐसा किया जाता है। 213 मिसयूज और री प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेस। कई सारे ऐसे इंस्टेंस देखे गए हैं जहां पर जो फॉर्मल लॉ मेकिंग प्रोसेस है उसे बाईपास कर दिया जाता है, और जो फॉर्मल लॉ मेकिंग प्रोसेस है उसे बाईपास करके लेजिस्लेचर जो है वो इस तरीके का कानून बना देती है। एग्जाम्पल के तौर पे 1950 में का अगर आप समय देखो तो लगभग हर साल 7 ऑर्डिनेंस पास किए गए, हर साल 7 ऑर्डिनेंस पास किए गए लॉ बनाने की जगह पे। बिहार में 256 ऑर्डिनेंस पास किए गए हैं 1967 से 81 के बीच में। बहुत बड़ा नंबर है ये। कानून नहीं बन रहे हैं, ऑर्डिनेंस पास हो रहे हैं, जिसमें से 69 को तो बार बार पास किया गया, और उनमें से 11 तो ऐसे थे जो 10 साल तक जिंदा रहे। मतलब उनको बार बार पास करके उन्होंने 10 साल तक रिवाइव करके रखा। ऐसा कोई एग्जाम्पल हो सकता है? अगर हो तो आप नोट डाउन कर लेना, ले लेना। ठीक है, पिछले कुछ सालों में जो ऑर्डिनेंस इशू करने का मामला है वो ये है कि 2019 में 16 ऑर्डिनेंस आए हैं और 2020 में 15 ऑर्डिनेंस आए हैं। मतलब नंबर ऑफ ऑर्डिनेंस ठीक ठाक निकाले जा रहे हैं हर साल, इफ यू कैन सी। तो मतलब ऑर्डिनेंसेस को बार बार रीफॉर्मुलेट करके आप लॉ बनाने से बच जाते हैं। क्योंकि ऑर्डिनेंस बनाने में पार्लियामेंट्री डिबेट और बाकी पूरा प्रोसेस फॉलो नहीं होता, तो आप बड़े आराम से कोई कंट्रोवर्शियल लॉ ऑर्डिनेंस के फॉर्म में इंप्लीमेंट कर सकते हो। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के साथ क्या इश्यूज हैं? ये लेजिस्लेशन का पैरेलल पावर नहीं है। जब लेजिस्लेटिव पावर अवेलेबल नहीं होती, एब्सेंट होती है, तब ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर चलती है। ये केवल तभी अवेलेबल होती है जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो। पार्लियामेंट सेशन में है तो उसके पैरेलली ऑर्डिनेंस पास नहीं हो सकता। हाउस या तो दोनों सेशन में ना हो या कोई एक सेशन में ना हो, मतलब लॉ पास नहीं हो सकता, तो ऑर्डिनेंस आता है। ये को एक्सटेंसिव है, मतलब जो भी पार्लियामेंट में कानून बन सकते हैं वही ऑर्डिनेंस में भी आ सकते हैं, और वो लॉ जैसे ही वैलिड होते हैं, एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और उनका ड्यूरेशन। जो लॉ बनता है वो तब तक रहेगा जब तक कि वो रिपील ना हो जाए या उसमें कोई सनसेट लॉ ना हो। ठीक है, सनसेट पीरियड ना हो। ये 6 महीने मैक्सिमम 6 वीक सेशन आने के बाद। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आ सकता ऑर्डिनेंस के फॉर्म में, ये लॉ के फॉर्म में ही आएगा, और इसके जरिए कोई मिला के हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं कर सकते। तो ये दो अंतर आपको मिलेंगे ऑर्डिनरी लॉ में और ऑर्डिनेंस में। इनका टाइम पीरियड डिफाइंड है ऑर्डिनेंसेस का, और इनसे आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं कर सकते, बाकी सब सेम है। ऐसी कोई जरूरत तो नहीं पड़ी। फाइनेंशियल ग्रांट मांग सकते हैं, हाँ फाइनेंशियल ग्रांट मांग सकते हैं, फाइनेंशियल ग्रांट मांग सकते हैं वो ऑर्डिनेंसेस के थ्रू। हाँ, कोएक्सटेंसिव का मतलब ये होता है जैसे लॉ है वैसे ही ये भी है, सेम टू सेम। ठीक है, लॉ जैसे ही ऑर्डिनेंस भी होते हैं। प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस केवल तभी प्रोमलगेट कर सकते हैं जब वो सेटिस्फाइड हों कि सिचुएशन ऐसी आ गई है कि बहुत ज़रूरी है। कूपर केस में ऐसा कहा गया कि प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फैक्शन है उसे इस ग्राउंड पे चैलेंज किया जा सकता है जुडिशरी के सामने कि उनका इंटेंशन मालाफाइड था, मतलब उन्होंने गलत इंटेंशन के साथ लॉ बनाया। आप चैलेंज कर सकते हैं। कुछ प्रोविजंस किए गए हैं
ताकि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो प्रेसिडेंट की है उसका मिसयूज़ ना हो, प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर मिसयूज़ ना हो, उसके लिए कुछ प्रोविजंस किए गए हैं। जैसे कि जब भी किसी ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट में एक बिल आता है, ऑर्डिनेंस खत्म हो गया, बिल आया, तो जब आप बिल प्रपोज कर रहे होते हो तो आपको एक स्टेटमेंट देके एक्सप्लेन करना पड़ता है कि बिल के पहले हमने ऑर्डिनेंस क्यों रखा, वाई ऑर्डिनेंस वॉज इम्पॉर्टेंट अर्लियर टू बिल। ऐसी क्या सिचुएशन आन पड़ी थी कि आप कानून बनाने का वेट नहीं कर सकते थे, वो एक्सप्लेन करना पड़ता है ताकि लोग थोड़ा डिटर करें कि जब बाद में कानून बनाने जाएंगे तो बताना पड़ेगा कि क्यों ऑर्डिनेंस लेकर आए थे। ठीक है। दूसरा कि बार बार अगर बिना बिल पास किए आप ऑर्डिनेंस जारी कर रहे हो तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है और इसे स्ट्रक डाउन कर सकती है जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट की इस बारे में कुछ रूलिंग्स भी हैं, उन रूलिंग्स के बारे में बता देता हूं। डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस, जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट, आप चैलेंज कर सकते हो वैलिड है कि नहीं है। ये देखिए डीसी वाधवा केस है ना, 1987 का डीसी वाधवा केस है। ठीक है, तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऑर्डिनेंस बनाने का पावर एक एक्सेप्शनल पावर है, जिसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में ही यूज़ किया जाए, इसे ऑर्डिनरली यूज़ ना किया जाए। वो एक केस देख रहे थे जहां पर बिहार में 259 ऑर्डिनेंसेस बनाए गए थे और उनमें से कुछ तो 14 सालों से बार बार रीप्रोमलगेट किए जा रहे थे, उनको बिल में या लॉ में कन्वर्ट किया ही नहीं जा रहा था, तो ये काम लगातार चल रहा था। तो इसी कानून को वो लोग ओवरसी कर रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने बोला था कि ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में ही ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया जाए। कृष्ण कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस 2017 का है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर आपने ऑर्डिनेंस इशू किया, उसके बाद आपने उसको बिल में नहीं कन्वर्ट किया और अगेन ऑर्डिनेंस इशू कर दिया, तो इसे कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन की पावर का एब्यूज माना जाएगा और इसे एक फ्रॉड माना जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। तो कुल मिला के इन लोगों ने बिल्कुल साफ कर रखा है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फुलफिल करने पड़ेंगे, यू विल हैव टू। कब प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं या कब ऑर्डिनेंस इशू किया जाता है? जब किसी हाउस में ऑर्डिनेंस, मतलब प्रैक्टिकल रीजंस बता रहे हैं, थ्योरेटिकली नहीं। मान लीजिए राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं है, पता है बिल पास नहीं होगा, तो ऑर्डिनेंस ला देते हैं। पार्लियामेंट में काम नहीं हो रहा है, पूरा वॉकआउट में और डिसरप्शन में टाइम निकल गया, जो बिल पास होना था वो हो नहीं पाया, लेकिन करना था, तो ऑर्डिनेंस लेकर आएंगे। जैसे पार्लियामेंट 65 डेज काम कर रही है और उसमें 30% टाइम तो डिसरप्शन में चला जा रहा है, तो सारे बिल कहाँ पास हो पा रहे हैं? जो नहीं पास हो पा रहे हैं वो ऑर्डिनेंस के फॉर्म में आ रहे हैं। डेलिब्रेट नॉन कोऑपरेशन होता है अपोजिशन का गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लेकर, तो वो लोग हर पॉलिसी को रोकने की कोशिश करते हैं, तो अपोजिशन का क्रिटिसिज्म ना फेस करना पड़े, इसलिए वो सीधा ऑर्डिनेंस ला देते हैं। अनहेल्दी कन्वेंशन डेवलप हो गया है कि आप आराम से लेजिस्लेटिव पावर को मिसयूज कर सकते हो, ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हो, कोई पूछने वाला कहाँ है। ये एक अनहेल्दी कन्वेंशन बन गया है ओवर द ईयर्स कि आप बार बार इस रूल को वायलेट कर लेते हो और कोई कॉन्सिक्वेंस फेस नहीं करना पड़ता। मतलब गवर्नमेंट बार बार ऑर्डिनेंस रीप्रोमलगेट कर रहे हैं और उनको कोई कॉन्सिक्वेंस फेस नहीं करना पड़ रहा है। जब आप बार बार ऑर्डिनेंस इशू करते हो और कानून नहीं बनाते हो, तो इससे कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ब्रीच होते हैं, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स ब्रीच होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ठीक है, सही बता रहे हो। भावनाएं आना होती हैं कि अभी गड़बड़ बता दिया।
आधा सही बताया, उसके बाद फिर ऐसे बहक गए। जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लोगों ने उनको भेजा हुआ है ना अपने लिए लॉ बनाने के लिए, और आप उनको बाईपास कर रहे हो ना, तो ये गलत है। डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी कोर प्रिंसिपल है, डिबेट एंड डिस्कशन होना चाहिए, ये भी सही आर्गुमेंट है। और सेपरेशन ऑफ पावर है, जिसका जो काम है वो करेगा ना, तो लेजिस्लेचर का काम एग्जीक्यूटिव क्यों करेगा? वाई एग्जीक्यूटिव विल डू दैट। ठीक है, कुछ प्रिंसिपल्स ब्रीच होते हैं यहाँ पर, जैसे कि सेपरेशन ऑफ पावर। एग्जीक्यूटिव ऑर्डिनेंस इशू कर रहा है, ये सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट में है, क्योंकि ये काम लेजिस्लेचर का है, कानून बनाना, और ऑर्डिनेंस इशू करके एग्जीक्यूटिव कानून बना रही है। अगला पॉइंट, ये सेपरेशन ऑफ पावर का इन्फ्रिंजमेंट तो है ही, पैरेलली ये डेमोक्रेटिक लेजिस्लेटिव प्रोसेस को भी सबवर्ट करता है। जहाँ पे डिबेट डेलिब्रेशन बहुत ज़रूरी है कानून बनाने के पहले, एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस है जिसको फॉलो किया जाता है, आप वो फॉलो नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट लॉ बना दे रहे हो, तो ये इसका भी वायलेशन है। जुडिशरी के डायरेक्शन का भी ये वायलेशन है। जुडिशरी ने बार बार कहा है कि आप बार बार ऑर्डिनेंस इशू नहीं कर सकते, बट दे डू, वो करते हैं। 2013 और 14 में सिक्योरिटीज लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया और इसे 3 बार प्रोमलगेट किया गया। इसमें जो सिक्योरिटीज या एक्सचेंज बोर्ड्स होते हैं उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। सिमिलरली लैंड एक्विजिशन एक्ट आया दिसंबर 2014 में। इसके पहले मतलब इसमें अमेंडमेंट के लिए ऑर्डिनेंस आया था, इसमें अमेंडमेंट करने के लिए ऑर्डिनेंस लेकर आए थे, और इसे 2 बार अप्रैल और मई में प्रोमलगेट किया गया। तो मतलब इस तरीके के कानून ये लोग बार बार बनाते रहते हैं, जबकि बार बार बोला गया है कि यू कैन नॉट डू दैट। अगर हम ऐसा करते हैं, यानी कि बार बार ऑर्डिनेंसेस प्रोमलगेट कर रहे हैं, तो इससे हम जो लेजिस्लेटिव पावर है पार्लियामेंट की उसको भी वीकेन करते हैं, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि इस तरीके की पावर का इस्तेमाल आप इमरजेंसी केसेस में ही कर सकते हो। यू कैन डू दिस ओनली इन इमरजेंसी केसेस, लेकिन यहाँ पे तो कानून बनाने की जगह पे ऑर्डिनेंसेस ही इशू किए जा रहे हैं, तो जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस हैं आप उन्हें ब्रीच कर रहे हो। तो ये एग्जीक्यूटिव के द्वारा इनक्रोचमेंट है लेजिस्लेचर की पावर का। इट इज एन इनक्रोचमेंट बाय द एग्जीक्यूटिव ऑन द पावर ऑफ लेजिस्लेशन। लेजिस्लेचर एक्सप्लेनेशन है, पॉइंट बनाने की बात है। आप इस टॉपिक को कंक्लूड कर सकते हो। यू कैन कंक्लूड दिस टॉपिक हियर। जो ऑर्डिनेंसेस होते हैं वो एक्सीजेंसीज को टैकल करने के लिए होते हैं, इमरजेंसीज को, जब लेजिस्लेचर सेशन में ना हो और कानून बनाना बहुत ज़रूरी हो। एग्जीक्यूटिव को सेल्फ रेस्ट्रेन दिखाना चाहिए और ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को अनफोर्सीन या अर्जेंट मैटर्स के लिए रखना चाहिए। जब ऐसी ज़रूरत आ जाए तब आप इसका इस्तेमाल करो। ऐसा लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी या डिबेट से बचने के लिए नहीं होना चाहिए, कम से कम ऐसी डेमोक्रेसी में तो नहीं जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। हमें दिखाना होगा कि हम एक सब्सटेंटिव और मैच्योर डेमोक्रेसी की तरह आगे बढ़ रहे हैं, जिसने लोगों की या मिलियंस ऑफ लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। हमें ये चीज़ दिखानी पड़ेगी।